गांव है जहां आधुनिकता बिल्कुल नहीं है। ऐसा ही एक गांव था हीरापुर। हीरापुर के लोग आज से 20 साल पहले की जिंदगी जी रहे थे। वहाँ ना बिजली थी, ना इंटरनेट था। बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल तक नहीं था। सरपंच जी, आप कह रहे थे कि इस साल हमारे गांव में बिजली के जो है खंभे लग जाएंगे, लेकिन देखिए ना, ये साल तो खत्म होने को है और अभी तक काम शुरू भी नहीं हुआ है। अरे अब मैं क्या करूं भाई है? अरे मैंने तो सरकारी दफ्तर में अपील डाल दी थी। वो लोग कह रहे थे कि जो है जल्दी ही हमारे गांव में बिजली आ जाएगी। तो फिर आई क्यों नहीं सरपंच जी? आप सभी तो जानते ही हैं, सरकारी काम कोई भी जल्दी नहीं होता है भैया। बाकी फिर भी मैं प्रयास करने में लगा हूँ अपनी तरफ से। उसी गांव में बिल्लू नाम का एक आदमी रहता था। बिल्लू की 4 साल की बेटी थी जिसका नाम था राधा। बिल्लू अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर कलेक्टर बनाना चाहता था। लेकिन स्कूल गांव से दूर होने के कारण वो अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेज पाता था। पापा, मुझे स्कूल जाना है, मुझे पढ़ाई करनी है। यही तो मैं भी चाहता हूँ मेरी बच्ची, लेकिन ये मुमकिन नहीं है बेटा। हमारे गांव में कोई स्कूल ही नहीं है, फिर मैं तुझे कैसे पढ़ा सकता हूँ बेटिया? पापा, हमारे गांव में स्कूल क्यों नहीं है? मैं पढ़ाई कैसे करूंगी? मैं कलेक्टर बनना चाहती हूँ, लेकिन जब मैं पढ़ाई नहीं करूंगी तो कलेक्टर कैसे बनूंगी? मुखिया के बेटे को पढ़ाने के लिए दूसरे गांव से एक टीचर आती थी। जब वो मुखिया के बेटे को पढ़ा रही थी तो राधा वहाँ से गुजर रही थी। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog. राधा खिड़की के पास खड़ी होकर सब सुन रही थी। अब उसका और भी ज्यादा पढ़ने का मन करने लगा। वो घर जाती है। सुनो राधिका की माँ, मैं गांव के किसी काम के लिए शहर जा रहा हूँ। 2 दिन बाद लौटूंगा। अच्छा पापा, आप शहर जा रहे हैं? मेरे लिए वो वाली किताब ले आइएगा जिसमें A for apple, B for ball, C for cat और D for dog होता है। अरे राधा बिटिया, ये तुमने कहाँ से सीखा? सोनू को दूसरे गांव से टीचर पढ़ाने आती है, मैंने उन्हीं से सुना। कहो ना, आप मेरे लिए वो वाली किताब ले आओगे? हाँ मेरी बच्ची, शाबाश, मैं जरूर लेके आऊंगा बेटा। ऐसा कहकर बिल्लू मुखिया के साथ शहर के लिए निकल गया। शहर में बिल्लू बच्चों को स्कूल जाता देखकर बहुत खुश हो रहा था। मुखिया जी, आपको नहीं लगता कि हमारे गांव में एक स्कूल भी होना चाहिए? स्कूल ना होने की वजह से बच्चों के सपने सपने ही बनकर रह जाते हैं। मैंने स्कूल के लिए भी अपने जिला के कलेक्टर से बात की थी, पर वहां से जो है कोई जवाब ही नहीं आया। अच्छा, फिर आज हम ये शहर में क्या करने आए हैं मुखिया जी? अरे वही बिजली के लिए एक बार फिर से बात करने, और क्या पता इस बार सरकारी बाबू हमारी बात सुन ले। मुखिया और बिल्लू कलेक्टर के ऑफिस जाते हैं, लेकिन उन दोनों को कलेक्टर से मिलने की अनुमति ही नहीं मिलती। अरे ऐसे कैसे आप हमें ऑफिस के अंदर जाने से मना कर रहे हैं? अरे हमें पूरा हक है कलेक्टर साहब को अपनी परेशानी बताने का। अरे भाई साहब देखिए, कलेक्टर साहब जो है अभी किसी इम्पोर्टेंट काम में व्यस्त होंगे, आप उनसे 1 हफ्ते बाद मिलने आ सकते हैं।
जाइए अभी। अरे भाई साहब, हम इतनी दूर से आए हैं, बिना उनसे मिले हम कैसे जा सकते हैं बताइए। देखिए भाई साहब, माफ कीजिएगा लेकिन मैं इसमें आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता, आप जाइए यहाँ से। बिल्लू और मुखिया उदास चेहरा लेकर वापस गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। कापियां और स्कूल बैग भी उपलब्ध। रुकिए मुखिया जी, मुझे अपनी बेटी के लिए एक किताब खरीदनी है। अरे तू किताब खरीद कर क्या करेगा? कौन सा तेरी बेटी को पढ़ना आता है? अब ऐसा नहीं है मुखिया जी, वो थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेती है। कापियां और स्कूल बैग भी उपलब्ध हैं। रात होने से पहले ही बिल्लू अपने घर पहुंच जाता है। क्या बात है जी, आप तो 2 दिन बाद आने वाले थे, फिर आप आज ही कैसे लौट आए? अरे क्या बताऊं राधा की माँ, जिस काम के लिए गए थे वो काम तो हुआ ही नहीं। सरकारी कर्मचारी पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। हम छोटे लोगों से तो बात भी नहीं करना चाहते, फिर हमारे विकास के लिए काम कहाँ से करेंगे? मुझे तो लगता है हमारा सारा जीवन ऐसे ही गरीबी में बीतता रहेगा। तभी राधा अपने पिता के पास आती है और कहती है, पापा, आप मेरे लिए वो वाली किताब लेकर आए हैं ना? अरे हाँ मेरी बच्ची, लाया हूँ। देखो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी वाली किताब लेकर आया हूँ। अच्छा, शुक्रिया पापा, आप सच में बहुत अच्छे हैं। आप देखिएगा, एक दिन मैं पढ़ लिख कर कलेक्टर बनूंगी और अपने गांव के विकास के लिए सब कुछ करूंगी। 4 साल की राधा के मुंह से इतनी बड़ी-बड़ी बातें सुनकर बिल्लू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आंखों में लाचारी थी। कुछ दिनों बाद गांव में कुछ अजीब लोग आते हैं। अरे बिल्लू भैया, अरे कहाँ हो? अरे जरा देखो, अपने गांव में कुछ लोग आए हैं भैया। उनके पास बड़े-बड़े जो है कैमरा है और बहुत बड़ी-बड़ी गाड़ी से आ रहे हैं। अरे भैया, हम सबको उन्हीं को देखने जा रहे हैं। क्या हो रहा है वहाँ पर? क्या सच में? चलो मैं भी आता हूँ भैया, मैं भी आ रहा हूँ। बिल्लू के पीछे पीछे उसकी बेटी भी भागने लगती है। वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर कुछ बड़े लोग आए हुए हैं। देखिए, हम लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं, हम गरीब लोगों की मदद करने और वीडियो बनाते हैं ताकि हमारे वीडियो देखने वाले लोग हमसे इन्फ्लुएंस हो सकें और वो भी हमारी तरह लोगों की मदद करें। तो क्या आप यहाँ पर हमारी सहायता करने आई हैं? जी, मैं यहाँ आप लोगों की मदद करने तो आई हूँ। बहुत रिसर्च के बाद मुझे इस गांव के बारे में पता चला कि ये गांव बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। आप लोगों को सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत हो आप मुझे बताइए। उस औरत की बात सुनकर गांव के काफी सारे लोग बिजली की मांग करते हैं। तभी भीड़ में से बिल्लू बाहर निकल कर आता है। माफ कीजिएगा लेकिन मैं आप लोगों की बात से यहाँ पर सहमत नहीं हूँ। ये बात सही है कि गांव को बिजली की आवश्यकता है, लेकिन उससे भी अधिक आवश्यकता गांव को शिक्षा की है। बिना बिजली के तो हम कई सालों से रहते आ ही रहे हैं। 1-2 साल बाद सरकार यहाँ बिजली लगवा ही देगी, लेकिन शिक्षा उसकी तो कोई चर्चा ही नहीं करता है। अरे लेकिन बिल्लू भाई, एक बात बताओ है, अरे बिना बिजली के शिक्षा भी मुमकिन नहीं है भैया, समझे? हमें पहले बिजली की जरूरत है भैया। हाँ। अरे नहीं भाई, हमें सबसे अधिक शिक्षा की आवश्यकता है। हमारा गांव शिक्षित हो जाएगा तो गांव अपने आप विकसित होगा। फिर बिजली क्या, वो क्या कहते हैं, हाँ, इंटरनेट तक हमारे गांव में आ जाएगा। इन्फ्लुएंसर जिसका नाम माया था, वो बिल्लू की बातों से सहमत होती है और उसकी तारीफ करते हुए कहती है, सीरियसली आपकी बातें तो मेरा दिल जीत लिया। आप सही कह रहे हैं, एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग।
लेकिन फिर भी हम इस गांव के बच्चों से जानना चाहेंगे कि इस बारे में उनकी क्या इच्छा हो सकती है। माया की नजर छोटी सी प्यारी सी राधा पर जाती है। वो राधा को अपने पास बुलाती है। बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राधा है। अच्छा बताओ, आपको अपने घर में लाइट चाहिए या स्कूल जाना है? मुझे स्कूल जाना है। मैं तो कब से स्कूल जाना चाहती हूँ, लेकिन पापा मेरा दाखिला स्कूल में नहीं करवाते। वो कहते हैं स्कूल हमारे गांव से बहुत दूर है और हमारे पास वहाँ तक जाने का कोई साधन ही नहीं है। इसका मतलब आपको पढ़ाई करना बहुत पसंद है। हाँ, मैं पढ़ लिख कर कलेक्टर बनना चाहती हूँ और मैं अपने गांव के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। राधा की बातों से बिल्लू को बहुत गर्व महसूस होता है और वो इन्फ्लुएंसर माया भी खुश हो जाती है। तो कह रहा, मैं यहाँ एक स्कूल बनवाऊंगी। ऑफ कोर्स, वहाँ पढ़ाई के लिए कोई फीस नहीं लगेगी क्योंकि वो एक प्राथमिक विद्यालय होगा। मैं सरकार की अनुमति लेकर ही यहाँ स्कूल बनवाऊंगी। माया की बात सुनकर गांव के लोग बहुत खुश होते हैं। कुछ ही दिनों बाद स्कूल बनने का काम शुरू हो जाता है। स्कूल बनने की खुशी गांव में सबसे ज्यादा अगर किसी को थी तो वो था बिल्लू। क्या बात है बिल्लू भाई, तुम्हारी बात तो सच हो गई। देखो गाँव में अब स्कूल बन रहा है। अरे इस बात से मुझसे अधिक कोई प्रसन्न नहीं हो सकता मोहन भाई। मैं सदा से पढ़ लिख कर जो है कलेक्टर बनना चाहता था, लेकिन गांव में स्कूल ना होने के कारण मेरा ये सपना ही रह गया था भाई। लेकिन जब से मुझे पता चला कि मेरी बेटी भी यही सपना देख रही है जो कभी मैं देखा करता था, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। मुझे लगा कि मेरी बेटी के सपने भी मेरी तरह पूरे नहीं हो पाएंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है भाई कि पूरे होंगे, जरूर होंगे। मैं बहुत खुश हूँ। दूसरी तरफ राधा भी बहुत खुश थी। सुनो, तुझे गांव के बाहर से टीचर पढ़ाने आती थी ना, अब हम भी तेरी तरह पढ़ाई करेंगे। तुम्हें जाना उस गरीब वाले प्राथमिक स्कूल में पढ़ने। मैं तो कुछ दिनों बाद शहर चला जाऊंगा और हॉस्टल में रहकर वहीं पढ़ाई करूंगा। राधा मुंह बनाकर घर आ जाती है। जब उसके पापा घर आते हैं अब क्या बात है बिटिया, मेरी लाडो रानी, अरे उदास क्यों है बेटी? अब तो गांव में स्कूल भी बन रहा है। अब तो तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए, अब मेरी बच्ची भी पढ़ाई करेगी। पापा, मुझे इस दुकान के स्कूल में पढ़ाई नहीं करनी। मुझे पढ़ने शहर जाना है, हॉस्टल में पढ़ाई करनी है। अरे ये सब तुमसे किसने कहा बेटी? सोनू ने, उसने कहा ये दो कॉलोनी का स्कूल है, यहाँ अच्छी पढ़ाई नहीं होगी। अरे बेटा ऐसा कुछ नहीं है। देख, स्कूल जो होता है ना वो मंदिर के समान होता है बेटा, उसके बारे में ऐसा बुरा नहीं बोलना चाहिए। और वैसे भी जो पढ़ाई करने वाले बच्चे होते हैं ना बेटी, वो कहीं भी पढ़ाई कर लेते हैं बेटा। और तुम तो मेरी सबसे ज्यादा होशियार बेटी हो। हाँ पापा, आपने सही कहा। आखिर वो हमारे गांव का पहला प्राथमिक विद्यालय होगा और माया आंटी ने कितनी मेहनत की होगी ना इस विद्यालय को बनाने में। मैं वहाँ पढ़ने जरूर जाऊंगी। आखिरकार 6 महीने के इंतजार के बाद गांव का पहला प्राथमिक विद्यालय बनकर तैयार हो गया। मैं यहाँ आई थी तो सिर्फ वीडियो शूट करने, लेकिन इस गांव ने मुझे इतना प्यार किया कि मुझे यहाँ से लगाव हो गया है। मैं आप लोगों को बहुत मिस करूंगी। मैंने स्कूल के ऊपर सोलर पैनल लगवाए हैं जिससे पूरे गांव में तो नहीं लेकिन स्कूल में बिजली जरूर रहेगी। तब मुखिया कहता है, मैडम जी, आपने हमारे गांव के लिए बहुत बड़ी चीज की है।
भले ही आपने ऐसा वीडियो के लिए किया हो, लेकिन आपकी छोटी सी पहल ने हमें विकास तक पहुंचने की सबसे मुश्किल सीढ़ी को पार करवा दिया है। हम गांव वाले जो है आपके सदा आभारी रहेंगे। नहीं नहीं, आप ऐसा समझ गए, ये तो मेरा काम है। मेरे थोड़े से पैसे और थोड़ी सी मेहनत से अगर इस गांव के बच्चों का भविष्य बन जाएगा तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अलविदा लेकर माया वहाँ से चली जाती है। अगले दिन से स्कूल में बच्चों के एडमिशन शुरू किए जाते हैं। पापा जल्दी करो, हम लेट हो जाएंगे। मैं लेकर आई हूँ, दाखिला शुरू हो गया है। बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। चलता हूँ बेटी, चलता हूँ। अभी वैसे बहुत समय है। जल्दी चलो। आज वो बहुत खुश था। कुछ दिन में राधा का दाखिला स्कूल में हो जाता है। 2 दिन बाद से राधा को स्कूल जाना था। वो अपने पहले दिन के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थी। पापा, आपने समय तो ठीक से सुना था ना? मैडम ने सुबह 8 बजे का वक्त दिया था। सुबह कहीं मैं लेट ना हो जाऊं। जल्दी सोगी तभी तो सुबह जल्दी उठ पाओगी। अगर जल्दी नहीं सोई तो स्कूल में नींद आएगी। राधा सो जाती है। अगली सुबह जल्दी जल्दी तैयार होकर वो स्कूल चली जाती है। आज उसका स्कूल में पहला दिन था, इसलिए वो बहुत खुश थी। जब वो अपनी क्लास में पहुंची, मैडम, क्या मैं अंदर आ जाऊं? आ जाओ। अरे ये क्या कपड़े पहन कर आई हो? बेटा कल से स्कूल यूनिफॉर्म पहन कर आना। मम्मी पापा से कहना कि वो तुम्हें स्कूल यूनिफॉर्म और नर्सरी की किताबें ला दें। ठीक है मैडम, मैं कह दूंगी। छुट्टी के बाद जब राधा घर जाती है, मम्मी, पापा कहाँ हैं? बेटा पापा तो खेत पर गए हैं काम करने। अब तुम कहाँ जा रही हो? खेत जा रही हूँ, मुझे पापा से बहुत जरूरी बात करनी है। पापा, ओ पापा। अरे मेरी गुड़िया, आ गई स्कूल से? अरे यहाँ क्यों भागती हुई आ रही है? पापा, टीचर ने कहा है कल से स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर जाना और नर्सरी क्लास की किताबें भी लेकर जाना। आज तो टीचर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कल नहीं लेकर गई तो डांट पड़ेगी। अच्छा ठीक है मेरी गुड़िया। अभी एक काम कर, तू जल्दी से घर जा, ठीक है? मैं शाम को जब आऊंगा तो फिर हम बाजार चलेंगे, ठीक है? जा। बिल्लू सोच में पड़ गया, क्योंकि उसके पास तो ड्रेस और किताबें लाने के पैसे ही नहीं थे। वो शाम को घर जाता है और मंदिर में से चांदी का सिक्का उठा लेता है। ये आप क्या कर रहे हैं? मंदिर से चांदी का सिक्का क्यों उठा लिया? वो मैं ये सिक्का बेचकर राधा के लिए ड्रेस और किताबें लेने जा रहा हूँ। देखा आपने, पढ़ाई लिखाई सिर्फ स्कूल जाने तक सीमित नहीं होती, उसमें और भी बहुत खर्चे होते हैं। ऐसे तो आप एक एक करके घर का सारा सामान बेच देंगे। मैं सब बेच दूंगा, लेकिन मैं अपनी बेटी की सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। मैं नहीं चाहता कि कोई भी कारण उसकी पढ़ाई में बाधा बने। ऐसा कहकर बिल्लू चांदी का सिक्का लेकर बाजार चला जाता है और उसे बेचकर अपनी बेटी के लिए ड्रेस और किताबें ले आता है। राधा की हर एक जरूरत को बिल्लू जरूर पूरा करता था, लेकिन राधा की पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। मैंने कहा था ना, प्राथमिक विद्यालय है तो क्या हुआ, पढ़ाई लिखाई में बहुत खर्चा होता है। तुम सही कह रही हो, लेकिन
क्या हम अपनी आर्थिक तंगी की वजह से अपनी बेटी की पढ़ाई छोड़ा दें? बोलो, क्या तुम इस बात से सहमत हो? क्या तुम सच में नहीं चाहती कि हमारी बेटी पढ़ लिख कर कलेक्टर बने? देखिए, कौन सी माँ नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी बहुत आगे जाए, लेकिन क्या? बोलो, अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो हम अपनी बेटी को पढ़ा सकते हैं। बिल्लू की पत्नी बिल्लू की बातों से सहमत हो जाती है और अपने लायक कोई काम ढूंढने लगती है। तभी उसकी पत्नी को गांव के सेठ तिवारी लाल के यहाँ साफ सफाई का काम मिल जाता है। आप जानते हैं, सेठ तिवारी लाल के यहाँ मुझे साफ सफाई का काम मिल गया है। मैं बहुत खुश हूँ। अब हम अपनी बेटी की सारी जरूरतें पूरी कर सकेंगे। तुमने सही कहा, मुझे माफ करना। मेरे होते हुए ही मैंने तुम्हें काम करने को बोला। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ। मैंने सुख और दुख दोनों में आपका साथ देने की कसम खाई है। फिर क्या था, बिल्लू की पत्नी तिवारी लाल के यहाँ काम करने लगती है, लेकिन सेठ तिवारी लाल की हरकतें कुछ ठीक नहीं थी। वो किसी न किसी बहाने बिल्लू की पत्नी शर्मीली को गलत ढंग से छूने की कोशिश करता रहता था। सुनो, तुम्हारी मालकिन कुछ दिनों में मायके गई है। अब से मेरा ध्यान तुम्हें रखना है, ठीक है? क्या मतलब? क्या कहना चाहते हैं आप? मेरा मतलब है कि मेरे खाने का ध्यान तुम्हें रखना है। शर्मीली तिवारी लाल से बहुत नफरत करती थी, लेकिन पैसों के कारण वो उसे कुछ नहीं कह सकती थी। शर्मीली, अरे शर्मीली, अरे 2 कप चाय ला रही? ठीक है मालिक, अच्छी बात है। अकेले 2 कप चाय पीएगा? मेरा क्या, मैं बना देती हूँ। शर्मीली 2 कप चाय लेकर सेठ तिवारी लाल के पास जाती है। ये लीजिए मालिक। अरे तुम क्या कर रही हो भाई? अरे यहाँ बैठो। ये दूसरी कप चाय मैंने तुम्हारे लिए मंगाई है। अरे आओ, बैठो, मेरे साथ बैठकर चाय पियो। नहीं मालिक, दरअसल मुझे बहुत सारा काम है, मैं चलती हूँ। अरे बैठो तो सही। अरे मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। शर्मीली डरते हुए सोफे पर बैठ जाती है। कहिए मालिक, आपको मुझसे क्या बात करनी है? देखो भाई, इसमें तो कोई शक नहीं है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम मिट्टी में पड़ा हुआ वो हीरा हो जिसकी पहचान एक असली जौहरी हो सकता है, समझ गए ना? और वो जौहरी जो है ना, वो मैं ही हूँ। आप कहना क्या चाहते हैं? साफ कहिए। अच्छा, तो मेरा साफ साफ बात करना पसंद है? मैं कुछ ज्यादा नहीं चाहता, बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो और बदले में मैं तुम्हें मुंहमांगी कीमत दूंगा। आखिर पूरा गांव जानता है कि तुम्हें और तुम्हारे पति को पैसों की कितनी जरूरत है, और मैंने सुना है कि तुम अपनी बेटी को कलेक्टर भी बनाना चाहती हो। ये आप क्या कह रहे हैं मालिक? आप मुझे जैसी गलत समझ रहे हैं, मैं वैसी नहीं हूँ। माना हम गरीब हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं पैसों के लिए कुछ भी करूँ। ऐसा कहकर शर्मीली उठकर जाने लगती है। तभी तिवारी लाल उसका हाथ पकड़ लेता है। अरे तेरे जैसी दो कौड़ी की औरत है, मुझे मना करेगी? मुझे मना करेगी? मेरा हाथ छोड़िए, नहीं तो मैं शर्म मचा दूंगी। तिवारी लाल शर्मीली के साथ जबरदस्ती करने लगता है। मैंने कहा मुझे छोड़िए, भगवान के लिए मुझे छोड़िए। अरे बहुत घमंड है ना तेरे अंदर है? तेरे घमंड को तो मैं 2 मिनट में चकनाचूर कर दूंगा। रुक। ये तुम क्या कर रही हो? इस तरह मेरे सामने अपनी साड़ी मत उतारो। तुम जैसा समझ रही हो मैं वैसा नहीं हूँ। अरे अगर पैसे चाहिए तो मैं वैसे ही दे दूंगा भाई। ये आप क्या कह रहे हैं? तभी शर्मीली की नजर बाहर की तरफ जाती है। वो देखती है कि उसकी मालकिन यानी कि तिवारी लाल की पत्नी वापस घर आ रही थी। ये सब क्या हो रहा है?
देखो ना डार्लिंग, मुझे अकेला देखकर ये मौके का फायदा उठाना चाहती है। इसने मुझसे पैसे मांगे, मैंने मना कर दिया तो पता नहीं क्या क्या करने लगी। हाँ आप झूठ बोल रहे हैं। मालकिन ने चाय के बहाने मुझे यहाँ बुलाया था, फिर मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। तेरी इतनी हिम्मत कि तू गलत काम कर दिया, ऊपर से मेरे पति पर इल्जाम लगा रही है। तुझे तो मैं छोड़ूंगी भी नहीं। मालकिन शर्मीली के बाल पकड़कर गांव के बीचों बीच ले जाती है। सभी लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। ये बदचलन औरत मेरे पति के सामने गलत हरकत कर रही थी, ऊपर से मेरे पति पर इल्जाम लगा रही है। वहाँ पर जो हुआ मैंने अपनी आंखों से देखा। शर्मीली तो ऐसी है, हमें नहीं पता था। सेठ तिवारी लाल कितने सीधे आदमी हैं, गांव में सब जानते हैं। गांव वालों, इसे तो पत्थर से मारना चाहिए। सभी गांव वाले राधा की माँ को पत्थर से मारने लगते हैं। स्कूल से वापस लौट रही राधा जब गांव के बीचों बीच इतनी भीड़ देखती है, तो भीड़ के अंदर घुस जाती है। माँ, ये सब क्या हो रहा है? आप लोग मेरी माँ को क्यों मार रही हैं? रुक जाइए, मैंने कहा रुक जाइए। अरे तेरी माँ एक बदचलन औरत है, पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकती है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी माँ ऐसी नहीं है, वो बहुत अच्छी है। तभी वहाँ बिल्लू भी आ जाता है। उसे सारी बात पता चलती है। रुक जाइए, मुझे अपनी बीवी पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। अरे तू क्या अपनी बीवी को गलत करेगा भाई? तूने तो खुद ही अपनी बीवी को काम करने के लिए भेजा था ना। मुझे तो लगता है ये सब तेरा आइडिया है। कौन सही है और कौन गलत, इसका फैसला तो पुलिस करेगी। आप लोगों को कोई हक नहीं है मेरी बीवी को गलत बोलने का। चलो शर्मीली, घर से चलते हैं। घर चलो। बिल्लू अपनी पत्नी और बेटी के साथ घर आ जाता है। और पुलिस में उसकी कंप्लेंट लिखवाता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि सेठ तिवारी लाल पहले ही सारे सबूत मिटा चुका था और ऊपर से उसने पुलिस वालों को पैसे देकर शर्मीली को ही गलत साबित करवा दिया था। मुझे माफ कर दे शर्मीली, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। मैं तुम्हें न्याय भी नहीं दिला पाया, ना मैं तुम्हें काम करने के लिए भेजता और ना ये सब होता। नहीं पिताजी, सब मेरी गलती है। मेरी पढ़ाई के कर्जे की वजह से वो काम करने गई थी, तभी ये सब हुआ। मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी पापा। नहीं मेरी बच्ची, तू पढ़ाई न छोड़ सकती। अगर तू पढ़ाई छोड़ देगी तो तेरी माँ का बदला कौन लेगा? अब तुझे कलेक्टर बन के मुझे न्याय दिलवाना है मेरी बच्ची। मैं जरूर कलेक्टर बनूंगी माँ, और आपको न्याय भी जरूर दिलवाऊंगी। ये आपकी बेटी का वादा है आपसे। छोटी सी राधा के मन में ये जुनून देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। समय अपनी रफ्तार पकड़ चुका था। इस तरह 15 साल बीत गए, पता ही नहीं चला। राधा भी अब बड़ी हो गई थी। पापा, मेरी 12वीं कंप्लीट हो गई है और देखिए मैं कितने अच्छे नंबरों से पास हुई हूँ। पूरे गांव में फर्स्ट आई हूँ। अरे वाह बेटी, मेरी बेटी ने तो कमाल कर दिया। बहुत बढ़िया बेटी, शाबाश। आज मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन पापा, लेकिन क्या बेटी, बोलो। पापा मुझे आगे पढ़ने के लिए कॉलेज जाना है। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ पापा। मैं शहर जाना चाहती हूँ। बिल्लू कुछ नहीं बोलता। इस वक्त वो लाचार हो गया था। तभी शर्मीली बोली, बेटा तू शहर जरूर जाएगी। तेरी पढ़ाई और कामयाबी के बीच में मैं किसी चीज को नहीं आने दूंगी। हाँ बेटी, तेरी माँ सही कह रही है। तू चिंता मत कर, हम तेरा एडमिशन कॉलेज में करवा देंगे बेटी। तू चिंता मत कर। अच्छा, थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी, आप दोनों बहुत अच्छे हो। ऐसा कहकर राधा वहां से चली जाती है।
समीली, हमने कह तो दिया कि हम बिटिया का एडमिशन शहर में करवा देंगे, लेकिन सोचा है कि कैसे करवाएंगे। मुझे लगता है हमें अपना घर गिरवी रख देना चाहिए। तुम क्या कह रही हो? क्यों आपको अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है? बिल्लू और शर्मिली अपना घर गिरवी रख देते हैं और उन पैसों से राधा का एडमिशन शहर के एक बहुत अच्छे कॉलेज में करवा देते हैं। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। एक दिन एक औरत फटे हुए कपड़ों में गांव वालों से मदद मांग रही थी। सुनिए, मेरी मदद कीजिए। तिवारी लाल मेरे साथ गलत करना चाहता था। उसने मेरे पीछे अपनी कुंडी लगा रखी है। मैं सच कह रही हूँ, मेरी मदद कीजिए। आजकल लोगों को क्या हो गया है? पैसों के लिए अमीर लोगों के पास जाते हैं और फिर बाद में उनकी इज्जत नीलाम करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। तभी वहाँ बिल्लू और शर्मिली आ जाते हैं। मेरी मदद कीजिए। तिवारी लाल मेरे साथ गलत करना चाहता था। उसने अपनी कुंडी मेरे पीछे लगा रखी है। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मुझे मार डालेगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ। तभी वहाँ पर दो गुंडे आ जाते हैं। बिल्लू, उस औरत को हमारे हवाले कर दे, नहीं तो तुझे मार मार कर अधमरा कर देंगे। हाँ, फालतू कुत्ता, जाकर बोल दो अपने मालिक से कि इस बार बिल्लू उसे नहीं छोड़ेगा। रुक जाओ। सबकी नजर पीछे की ओर जाती है। सब देखते हैं कि बहुत ही चमचमाती गाड़ी से एक बहुत खूबसूरत लड़की आंखों पर काला चश्मा लगाए उतर रही है। उसके पीछे काले कपड़ों में दो बॉडीगार्ड हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे पिताजी पर हाथ उठाने की? अरे तो बिल्लू के बेटे राधा है ना? अरे देखो भैया कितनी बदल गई है। तो आप सभी को हैरान होने की जरूरत नहीं है। मैं अब यहाँ की नई कलेक्टर मिस राधा हूँ और तिवारी लाल का पर्दाफाश करने का ये मेरा ही प्लान था। तभी गांव वाले देखते हैं कि दो पुलिस वाले तिवारी लाल के हाथों में हथकड़ी लगाकर उसे लेकर आ रहे हैं। ये तो तिवारी लाल है। तुम खुद अपने मुंह से सच्चाई बताओगे या मैं लोगों को सीसीटीवी फुटेज दिखाऊं? तिवारी लाल नजरें झुकाकर खड़ा था। लगता है मुझे ही गांव वालों को सीसीटीवी फुटेज दिखानी पड़ेगी। गांव वालों के सामने एक फुटेज राधा प्ले करती है जिसमें सेठ तिवारी लाल उस औरत के साथ छेड़खानी कर रहा था। राम भैया, छी 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 छी, ये तो सच में बहुत खराब आदमी है भैया। इसका मतलब सालों पहले शर्मिली सच कह रही थी। अरे राम राम, बहुत ही गलत हो गया भैया। ये आदमी ही बेकार है। अरे भैया, हम तो गए इस दुराचार को हमारे हवाले करवा। हम इसको मार मार के इसकी जान ले लेंगे। हाँ, हमारे गांव की औरतों के साथ ऐसा कर पाएंगे? तो क्या कहते हैं, कर दूं तुम्हें इन लोगों के हवाले? अरे मुझे इन लोगों के हवाले मत करना। ये लोग मुझे चीखों की तरह नोच खाएंगे। मुझे ले चलो, मुझे ले चलो। पुलिस तिवारी लाल को अपनी जीप में बिठाकर ले जाती है। प्रणाम माँ। प्रणाम पिताजी। माफ कीजिए, मैंने आप लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं बताया था क्योंकि मैं माँ की गुनहगार से बदला लेने के लिए बेचैन हो रही थी। मेरी बच्ची, मुझे तेरे ऊपर गर्व है। आज तूने अपने पिता का सपना पूरा कर दिया और अपनी माँ का बदला भी ले लिया। भगवान तेरी जैसी बेटी सबको दे। मेरे पास तो तुम्हारी तारीफ में कहने के लिए शब्द ही नहीं है मेरी बच्ची। तुम्हें इस तरह बड़ी गाड़ी में आता देख आज मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है मेरी बच्ची। जुग जुग जियो मेरी बच्ची, खूब तरक्की करो।
गांव राधा की तारीफ करके नहीं थक रहा था। पूरे गांव को राधा पर बहुत गर्व था। गांव के सरपंच द्वारा भी राधा को सम्मानित किया जाता है। अपने गांव के विकास के लिए राधा बहुत कुछ करती है और अपने माँ बाप और गांव वालों के सभी सपने पूरे करती है। ये सब संभव हो पाया था उस इन्फ्लुएंसर माया के बनाए गांव के पहले प्राथमिक विद्यालय की वजह से, जिसने सिर्फ राधा की नहीं बल्कि हरिपुर के कई बच्चों के सपनों को पूरा किया था।